नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। ट्रक और स्कूल की बसों के अलावा आरटीवी, ऑटो और टैक्सी भी हड़ताल में शामिल है, जिससे लोग परेशान हैं। 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से लगातार ट्रकों में हो रहे चालान की वजह से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल ये रखी है। हड़ताल की वजह से कई निजी स्कूलों ने आज छुट्टी की घोषणा भी कर रखी है। नितिन गडकरी काला कानून। अरे चाबी छीन लिया, ड्राइवर बोल रहा है कि हड़ताल है आज ना चला। तो तुम्हें क्या बताया इनको? नहीं ले जाएंगे सवारी फिर तो। नई दिल्ली स्टेशन पे मैंने ऑटो में सामान रख दिया था और उसके बाद इनके यूनियन के लोग आए, उन्होंने चाबी निकाल ली। तो ऐसे जो है वो सीनियर सिटीजन्स को बहुत परेशानी हो रही है। नई दिल्ली स्टेशन पे अजमेरी गेट पे मैं खड़ी हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर है ऑटो स्टैंड और जहां पर भी जो हड़ताल है उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। कुछ लोग यहां पर जो है उनसे बात अगर करें, ये बताइए ये हड़ताल पर क्यों है आप? हम लोग हड़ताल पर मैडम डर से हैं, क्योंकि हम अगर जाना चाहते हैं काम पर फिर भी नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से कि अगर हम काम पर निकले, सवारी लेकर हम गए, सवारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 150 ना 100 मान लो 200 मैं मान लिया इस बात को मिला। उस पीरियड में अगर किसी ने हमारे गाड़ी का हुड फाड़ दिया, किसी ने अगर डेंट मार दिया, तो उसमें 5 से 7 हज़ार रुपये हमें लग जाएंगे। तो हम सारा दिन में 500 रुपये कमाएंगे नहीं, हम 7 हज़ार नुकसान क्यों पहुंचाने जाएं। इस वजह से हम लोग अपना गाड़ी साइड कर अपने स्टैंड पर खड़े हैं। कोई स्ट्राइक में हम लोग नहीं है, हम लोग छत्ती के चलते हम लोग नहीं जा रहे हैं। सवारी लेकर जाएंगे और कोई फोड़ तोड़ देगा, इसी चलते हम लोग नहीं जा रहे हैं। और ये जो चालान को लेकर कह रहे हैं सब, उस पर आपकी क्या राय है? ऑटो लगा खास की तो कोई चालान तो अभी तक लोग विशेष नहीं है उतना। नहीं, आप क्या कहते हैं कि चालान यही है मैडम कि आप गलती करेंगे आपको सजा मिलेगा। रेड लाइट काहे के लिए बनाया गया है? पब्लिक को सुरक्षा के लिए, चूंकि वो चैन से अपना सिग्नल क्रॉस करे। आप रेड लाइट तोड़ेंगे आपको सजा मिलेगा ही, और कड़ी सजा होना चाहिए रेड लाइट तोड़ने वाले को। तो आपको लगता है जो जुर्माने लगाए गए वो सही है? हाँ, मेरे हिसाब से सही है। आपको भी? हाँ जी, गलती जो करेगा तो करना ही पड़ेगा, जो गलती करेगा वो सजा पाएगा। लेकिन एक चीज है ना कि बिना गलती का ट्रैफिक वाला कोई रोकता है, चेक को करता है और उस पर इल्जाम लगाता है, वो गलत है। अगर कोई गलती करता है तो उसको रोकने के बाद में उसका चालान करो, जो चीज का कमी है उसको करो। लेकिन बिना गलती का चालान करना ये गैर कानूनी, ये पुलिस वाले को लूटते हैं। तो ये लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं जो कि हड़ताल पर जरूर है। आप देख सकते हैं इन लोगों के ऑटो यहाँ पर लगे हुए हैं। तमाम लोग ये हड़ताल पर जरूर है, पर इनका कहना है कि ये जो क्षति होती है हड़ताल के दौरान, कि अगर कोई सड़क पर चलता है उसको रोका जाता है, उसकी सवारियों को उतारा जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, उस क्षति के डर से हड़ताल पर यहाँ पर है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अक्षरधाम पर ऑटो चालक लगातार जाम कर रहे थे और यहाँ पर पुलिस पहुंची है और यहाँ पर पुलिस अनाउंस कर रही है कि इस सड़क पर ना जाएं, सड़क जाम ना करें। ये देखिए, सुनिए, ये यहाँ पर पुलिस पहुंची है। रोड के ऊपर किसी भी तरीके का जाम ना करें। आप लोग देखते रहिए और तमाम पुलिस अगर रोड जाम होता है तो कार्रवाई भी कर सकती है। तो देखिए, ये पुलिस है और लगातार ऐलान कर रही है कि रोड जाम ना करें, अगर रोड जाम करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम ऑटो चालक यहाँ पर मौजूद हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले लगातार सड़क पर जा रहे थे, ऑटो रोक रहे थे, टैक्सी रोक रहे थे, जो यात्रियाँ लेकर जा रहे थे। ये लगातार सुबह से अक्षरधाम के सामने चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस पहुंच गई है। कई यात्रियों को परेशानी भी हो रही थी, जो यात्री टैक्सी या ऑटो में बैठे हुए थे उनको रोकने की कोशिश की गई थी। लिहाजा अब यहाँ पर पुलिस पहुंच गई है, जो ऑटो चालक हैं वो दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं। आज ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है, जिसमें ऑटो, टैक्सी, प्राइवेट बस और ये सब इनके ड्राइवर शामिल हैं और लगातार हड़ताल कर रहे हैं दिल्ली की अलग अलग जगहों पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ। कैमरा पर्सन पंकज गोसाई के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर जम्मू कश्मीर के मेंढर में सेना ने कई मोटर नष्ट किए हैं। सेना ने एक कर 9 मोटर को नष्ट किया है। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, मेंढर में सेना ने कई मोटर वहां पर नष्ट किए हैं। सेना ने एक कर 9 मोटर वहां पर थे जिन्हें नष्ट किया गया है।
जम्मू कश्मीर के मेंढर में सेना ने ये कई मोर्टार वहां पर मिले जिन्हें नष्ट किया गया। सेना ने एक एक कर 9 मोर्टार वहां पर जो थे उन्हें एक एक कर नष्ट किया है। वही तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर सबसे पहले देख रहे हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में सेना को यहाँ पर मोर्टार होने की जानकारी थी। कई मोर्टार वहाँ पर मिले जिन्हें नष्ट किया गया। ये बताया जा रहा है कि 9 मोर्टार वहाँ पर मौजूद थे जिसे सेना ने एक एक कर नष्ट किया है। तो तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। 9 मोर्टार वहाँ पर मिले जिन्हें नष्ट किया गया है। और लौट रहे अपनी खबर पर। आज ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो एनसीआर में हड़ताल पर हैं और सुबह 6 बजे से लगाकर रात 10 बजे तक वो हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी वजह से जो आम जनता है उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अक्षरधाम से हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, वहां पर किस तरीके के हालात देख रहे हैं? लोग काफी परेशान होंगे, आप क्या दिखा पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से? देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई कि पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और यहाँ पर लगातार जो ऑटो चालक हैं उनको एक तरफ हटा दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ ऑटो चालक है जो सुबह से लगातार यहाँ ऑटो टैक्सी को रोक रहे थे, जो सड़क पर चल रही थी, उनको एक तरफ खड़ा कर दिया है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या चीज़ क्या कहेंगे जो नया मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कहेंगे कि यही कि चालान जो हो रहा है वो कम कर दें। हाँ, बस चालान कम कर दें। आप बताइए क्या मांग है आप लोगों? मांग यही है सर कि जब एक हमारी टीएसआर गाड़ी है, हाँ, हम ना चलते चलते सवारी उठा सकते हैं ना चलते चलते बैठा सकते हैं। उसके लिए गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अब जब भी ब्रेक लगाओ तो पीछे से ट्रैफिक वाला घेर कर चालान कर देता है। वो भी कोर्ट करता है 2300 रुपये। पेशाब करने का चालान कर देते हैं। प्राइवेट गाड़ी खड़ी रही कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऑटो अगर खड़ा हुआ क्रेन लगा देंगे। कितना चालान होगा? 600 रुपये का उस टाइम था, अभी नहीं तो क्या? आज 2500 का हो गया। सर मेरा नाम उपेंद्र गिरी है। सर यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, ये जो रूल नियम कानून जो बना है इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह हमने देखा कि आप लोग ऑटो को रोक रहे थे, टैक्सी को रोक रहे थे, लोगों को परेशानी भी हो रही थी। परेशानी तो होगी ही, क्योंकि ऑटो वाले की कुछ जाती ज़्यादा हो रही है ना। हर जगह पे कहीं भी थोड़ा सा सवारी उतारो या बैठाओ तो चालान काट देंगे, पर प्राइवेट गाड़ी खड़ा रहे तो कोई नहीं बोलता। अच्छा, और जहाँ भी ऑटो लग जाए ना वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, चल चालान काट, इसकी गाड़ी बंद होगी। काम पर ऑटो चालकों की नाराजगी है। सुबह हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से सड़क पर लगातार टैक्सी ऑटो रोके जा रहे थे, उनमें बैठे यात्रियों को उतारा जा रहा था। पूरी दिल्ली में लगभग इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी और जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, जो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, ऑटो का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें परेशानी भी हो रही थी। फिलहाल अक्षरधाम पर जो ऑटो चालक है उनको एक तरफ कर दिया गया है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जी जावेद, वो लोग क्या चाह रहे हैं कि जो पूरा चालान, जिस तरीके का जो चालान बढ़े हैं उसको कम किया जाए, या फिर उन्हें जो सवारी उतारने और चढ़ाने की आज़ादी है उस पर जो चालान लगता है वो थोड़ी सी कम की जाए? लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पर ऑटो वाले? देखिए, इनसे हम सीधे बात करते हैं। आप बताइए कि जो चालान की राशि है वो कितनी ज़्यादा है? आपको वो ज़्यादा है? समस्या क्या है? समस्या हम लोगों की यही है, ऑटो चालक की यही समस्या है कि हम लोगों की जो भी रूल में चलते हैं या जैसे भी कहीं ट्रैफिक, कहीं सवारी बैठाए या उठाए, गाड़ी जहाँ भी रोकते हैं
वहाँ पे पुलिस वाले रोक के चालान करते हैं। भाई दुबे गाड़ी अगर खराब भी हो जाती है उसको साइड में करते हैं, उस टाइम भी कहते हैं कि तुम चालान इतना भरो, चालान काट के देते हैं। चाहे कितना भी रिक्वेस्ट करें उनसे कुछ कह मानते नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं सवारी उठाने के लिए जो रुकते हैं आप, तब भी आपको चालान हो जाता है, तो आप चाहते क्या हैं असल में ये? सर ये तो कम से कम करें, हम जब तक गाड़ी रोकेंगे नहीं जब तक सवारी बैठेगी कैसे और सवारी उतरेगी कैसे। यही चाहना है कि जो नो पार्किंग का है वो उसको बहुत से कम किया जाए। नो पार्किंग को कम से कम किया जाए, क्योंकि आमतौर पर मेट्रो के सामने ऑटो वालों को इंतजार करना पड़ता है। बताइए कि किस तरह की समस्या आ रही है। आपने देखा ऑटो खड़े रहते हैं इंतजार में पैसेंजर्स के, तो अब समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है अभी हम लोग की कि जो चालान बढ़ाया गया है, इतनी ऑटो वाले कहाँ से 21,000, 22,000, 50,000 चालान देंगे। जो चालान था 100 रुपये की उसको 1000 रुपये कर दिया गया। ये बताइए कितना ऑटो कमाएगी जो देंगे। ठीक है, लाइफ है बैठ का जो उनका नियम है वो सही बात है, वो काटे चालान अपना, लेकिन ये थोड़ी है जो 1000 का काट दो, 2000 काट दो। लेकिन अगर एक तो पार्किंग वाला एक मसला है, दूसरा ये अगर पेपर्स पूरे रखेंगे तो क्यों चालान? पेपर पूरे रखने के बाद भी नो पार्किंग के चालान काट रहे हैं। अच्छा। तो ये बताइए आप ही हाथ दे रहे हैं ऑटो हम रोकने की, जब तक खड़ा नहीं करेंगे तो कैसे बैठिएगा आप? वो आ रहे हैं जो साइड लगा लो। मतलब आप कह रहे हैं कि इतने अगर पैसेंजर्स के लिए रोकते उतने में चालान? बस हाँ, साइड में करा के लाइसेंस। ये ऑटो चालक हैं जो कि कह रहे हैं कि कम से कम इतना समय दिया जाना चाहिए कि ये जो पैसेंजर्स हैं उनको पिक कर लें, उतने में कुछ रियायत मिलनी चाहिए। ये ऑटो चालक यही कह रहे हैं जी। लेकिन जावेद जरा उनसे पूछिए, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने हालांकि 9 तारीख को सरकार के सामने ये बात रखी थी कि वो हड़ताल करेंगे। आज अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ये हड़ताल कब तक जारी रखने वाले हैं ये लोग? देखिए, आज इनकी सांकेतिक हड़ताल थी, कल इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, आज दिल्ली के अलग अलग जगहों में हड़ताल हुई है। एक बार फिर से पूछे, बताइए अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो आगे क्या आप लोग क्या करेंगे? आगे फिर ऐसे हम करेंगे, इसे जबरदस्त हम धरना धरेंगे। अच्छा, हाँ, घेराव करेंगे। आप बताइए आगे आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार मांग नहीं मानती? देखिए, अगर नहीं मानेगी तो फिर आगे भी यही कदम उठाना पड़ेगा, मजबूरी पा। क्योंकि हमारी की मतलब ये शौक नहीं है करने की, हमारी मजबूरी की वजह की हम कर रहे हैं। नहीं तो हम जाते तो 200-400 रुपये कमा के आते हैं, अपना कमाई छोड़ छाड़ के कर रहे हैं, केवल मजबूरी के पा। मजबूरी में कर रहे हैं। बताइए कि लोगों को भी परेशानी हो रही है, आखिर ये चलेगा कब तक अगर मांग नहीं? लोगों को परेशानी तो है, इसकी पहले से सूचना थी तो लोगों को इसका अल्टरनेट देख के चलना चाहिए था। दूसरी बात, ये जो पूरा ट्रैफिक बिल 2019 है, इसमें मैं एक टैक्सी वाला भी हूँ और मैं एक किसान भी हूँ। मेरे दादा ने एक ट्रैक्टर खरीदा हुआ था, 30 साल पुराना वो ट्रैक्टर है। मैं उसको लेके यहाँ मूली बेचने आता हूँ। आप मेरे से उससे कहते हो आज बेटे गाड़ी भी चलाते, तो इनकी अपनी समस्याएं हैं जो ये लगातार बता भी रहे हैं जी। बिल्कुल जावेद, और इन समस्याओं के साथ साथ आम जो जनता है जो रोडों पर मौजूद है उन्हें बेहद दिक्कतें हो रही हैं। सुबह 6 बजे से ये हड़ताल शुरू हो चुकी है, रात 10 बजे तक ये हड़ताल चलेगी। वक्त की बड़ी खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हरियाणा सरकार दरअसल इस कंपनी के लाइसेंस को कैंसिल करने की तैयारी कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को बड़ा झटका लग सकता है। हरियाणा सरकार रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को जो 2008 में दिया गया रियल एस्टेट डेवलपमेंट लाइसेंस है उसे कैंसिल करने की तैयारी कर रही है। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कितनी मुश्किलें रॉबर्ट वाड्रा की इस कंपनी की बढ़ सकती हैं इस खबर के बाद मोहित? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तैयारी कर रहा है कि जो लाइसेंस दिया गया था स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को साल 2008 में, और उनको जमीन भी दी गई थी। हालांकि जो जमीन का आवंटन है इसको पहले ही इसको रोक दिया गया था, क्योंकि जो जांच की गई थी IAS अशोक खेमका की तरफ से उसमें पाया गया था कि काफी ज्यादा रूल्स को तोड़ मरोड़ कर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। और रॉबर्ट वाड्रा ने जहां पर कॉलोनी बनानी थी, जिस चीज के लिए उनको जमीन दी गई थी, लाइसेंस दिया गया था, उस जमीन को आगे किसी दूसरी कंपनी को, जो DLF यूनिवर्सल जो कंपनी है उसको बेच दिया था काफी मोटे मुनाफे पर। यानी उन्होंने सरकार से जो उनको जमीन दी गई थी कि वो इलाका डेवलप हो, कॉलोनी वहां पर बनाई जाए, उसको ना बनाकर उस जमीन को आगे बेचकर मोटा मुनाफा कमाया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में जमीन का आवंटन तो पहले ही रोक दिया गया था, लेकिन जो लाइसेंस दिया गया था उस पूरे जमीन पर कॉलोनी बनाने के लिए वो अभी भी जस का तस था। लेकिन अब इस लाइसेंस को रद्द करने की तैयारी है, और इस लाइसेंस को हमारे पास जानकारी है कि जो
रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के नाम पर ही लाइसेंस है उसको जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए तमाम जो औपचारिकताएं हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो सब कर ली गई हैं और अब जल्द ही एक नोटिस जारी करके जो ये रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड उसको ये जानकारी दे। मोहित, कुल मिलाकर ये बड़ा झटका रॉबर्ट वाड्रा के लिए, उनकी कंपनी के लिए। शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। उधर पंजाब के अमृतसर में एक पेट्रोल पंप पर पुलिस वाले और एक आदमी में जमकर झगड़ा हुआ। युवक का आरोप है कि पुलिस वाला वहां रेहड़ी वालों को परेशान कर रहा था और रोकने पर उनसे झगड़ने लगा। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस वाले ने उसके पिता को थप्पड़ मारा। इसके बाद वो पुलिस वाले के साथ उलझ गया और वहां देर तक दोनों के बीच हाथापाई होती रही। तो अमृतसर की ये तस्वीरें हैं। दरअसल पेट्रोल पंप पर पुलिस वाले और एक आदमी के बीच जमकर झगड़ा हुआ है। जो युवक है उसका ये आरोप है कि पुलिस वाला वहां रेहड़ी वालों को परेशान कर रहा था और जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो वो भड़क गया और उसने लोगों से उलझना शुरू कर दिया। युवक ने भी आरोप लगाया कि पुलिस वाले ने उसके पिता को भी थप्पड़ मारा है। इसके बाद वो पुलिस वाले के साथ उलझ गया और वहां देर तक दोनों के बीच हाथापाई होती रही। वहीं जो लोग खड़े थे उनमें से कुछ ने ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया जो अब सामने आया है। अमृतसर पंजाब की तस्वीरें जहां पेट्रोल पंप पर दरअसल पुलिस वाले और एक आदमी के बीच जमकर झगड़ा हुआ, ये तस्वीरें अब सामने आई है। युवक का आरोप है कि पुलिस वाला जो है वो वहां रेहड़ी वालों को परेशान कर रहा था और जब उसे रोका गया तो वो लोगों से उलझता गया। इस बीच इस युवक के पिता को उसने थप्पड़ भी मार दिया, ऐसा भी युवक का आरोप है। हालांकि इसके बाद जो युवक है वो पुलिस वाले से उलझ गया और दोनों के बीच हाथापाई होती रही। तो बीच सड़क पर ये झगड़ा पुलिस वाले और इस युवक के बीच में होता रहा। ये कहा जा रहा है कि एक पेट्रोल पंप पर ये झगड़ा पुलिस वाले और आदमी के बीच हुआ। युवक जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस वाला जो था वो रेहड़ी वालों को परेशान कर रहा था। जब रोका गया तो उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया। कचहरी चौक अंबरसर। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या केस में कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी उसे लागू किया जाएगा। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का मौका दिया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सालों से चल रहे मुद्दे को खत्म करने और मिसाल पेश करने का अवसर गंवा दिया। एक सवाल राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी हरदम कहती है मंदिर हम वहीं बनाएंगे पर कोई तारीख नहीं दे पाती है। अभी ये मामला कोर्ट पर है। मान लीजिए कोर्ट का फैसला किसी वजह से आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आप क्या करेंगे राम मंदिर बनवाने के लिए? देखिए, फैसला तथ्य और प्रमाण के आधार पर होता है। हम सब आशावादी हैं और इस बात पर हमारा विश्वास है कि न्यायालय जो फैसला करेगा हम न्यायालय के फैसले को लागू करेंगे। हमने पहले भी न्यायालय के सभी फैसलों का सम्मान करके प्रभावी ढंग से उसको लागू किया। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मंदिर में प्रवेश नहीं देने को लेकर पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों में दिग्विजय को मंदिर में प्रवेश नहीं देने की बात लिखी है। बताया गया कि ये पोस्टर परशुराम मंदिर, हनुमान मंदिर समेत कई मंदिरों के बाहर लगाए गए हैं। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने साधु संतों पर विवादास्पद बयान दिया था। दिग्विजय सिंह के नाम पर मध्य प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल। देखिए सामने ये एक पोस्टर है, ये पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि हिंदू समाज की यही पुकार, हिंदू विरोधी दिग्विजय सिंह। ये भोपाल के 5 नंबर जो बस स्टॉप है उसके पास का हनुमान मंदिर है। इस हनुमान मंदिर के सामने इस तरह के पोस्टर लगे हैं और ऐसे पोस्टर 5-6 जगह मंदिरों के सामने लगाए गए हैं। इन पोस्टर को किसने लगाया है? ये पोस्टर अभी अज्ञात लोगों की तरफ से लगाए गए हैं लेकिन अभी तक हटाए नहीं गए हैं। लेकिन इसमें है कि बंद हो बंद हो। दरअसल सारा बवाल उस बयान के ऊपर मचा है जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा था कि आज भगवा कपड़े पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं, भगवा कपड़े पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन्होंने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। ये बयान था दिग्विजय सिंह का। और दिग्विजय सिंह दरअसल इशारों ही इशारों में बीजेपी के नेताओं पर निशाना साध रहे थे लेकिन इसे पूरी तरह से एक सियासी तूल दिया गया
और सियासी तूल देने के बाद अब आप सामने एक नई चीज देख रहे हैं, एक पोस्टर देख रहे हैं जिसमें अपील की जा रही है कि दिग्विजय सिंह को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज 18 इंडिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए गए लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही अमेरिका में नमो नमो की गूंज। भारतीयों के साथ साथ अमेरिकी भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए उत्साहित। पीएम मोदी आज नासिक में रैली से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के प्रचार का शंखनाद करेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका दौरे में पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की साजिश रची। इमरान ने अपने सलाहकार जुल्फी बुखारी को ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क में खालिस्तान समर्थकों की भीड़ जुटाने के लिए अमेरिका भेजा। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव। नए ट्रैफिक नियमों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के ट्रांसपोर्टर आज एक दिन हड़ताल पर। ट्रक, निजी बसों के साथ साथ टैक्सी और ऑटो के सड़क पर नहीं आने से आम लोगों को हो रही है मुश्किल। दिल्ली के सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। अयोध्या केस में लागू करेंगे कोर्ट का हर फैसला। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में हिंदी की सियासत पर भी अहम बयान। कहा, क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ राजभाषा हिंदी भी जरूरी। पूरा इंटरव्यू आज रात 8 बजे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले शिवसेना ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आधी आधी सीटों पर नहीं लड़े तो बीजेपी से गठबंधन टूट भी सकता है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। दमोह में भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दमोह में देवरी नाले के उफान पर आने के बाद उस पर बना पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया। स्कूली बच्चे घुटनों तक भरे पानी में जान जोखिम में डालकर पुल को पार करने को मजबूर दिखे। पानी में डूबने से बचने के लिए दो लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस पुल को पार किया। वहीं एक बाइक सवार ने भी पुल को पार करने की कोशिश की और इस दौरान एक गड्ढे में उसकी बाइक फंस गई, लेकिन बाइक सवार जान जोखिम में डालकर किसी तरह अपनी बाइक को पुल के पार ले गया। इसके बाद एक ऑटो ड्राइवर ने भी बच्चों को बैठाए हुए ऑटो इस पुल से निकालने की कोशिश की, उनकी जान को खतरे में डालते हुए। हालांकि ऑटो में क्षमता से ज्यादा बच्चे सवार थे। तो ये पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश दमोह की तस्वीरें। पुल पर पानी किस तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है। उस तरफ से इस तरफ को कनेक्ट करने का एकमात्र विकल्प यही है और लोग इसी से होकर गुजरने की कोशिश भी कर रहे हैं, जान को जोखिम में डालकर। ये लड़कियां आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी, गिरती संभलती एक दूसरे का हाथ थामे इस पुल को पार करते हुए। और ये बाइक जरा आप देखिए, गड्ढे में ये बाइक एक सेकेंड के लिए फंसती है, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी मेहनत के साथ ये बाइक सवार बाइक को वहां से खींचकर बाहर निकालता है। ये ऑटो जिस पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हैं, बच्चे इसमें सवार हैं, जान जोखिम में डालते हुए ये ऑटो ड्राइवर जो है इन बच्चों को इस पुल को पार करा रहा है। बड़ा खतरा हो सकता है एक छोटी सी लापरवाही से, इस बात का अंदाजा भी इस ऑटो वाले को है, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। मध्य प्रदेश दमोह की तस्वीरें, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे कई गांवों में बाढ़ आ गई और लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। बाढ़ में डूबे एक गांव में लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने एक एक कर लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। हालांकि इसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि चारों तरफ कमर तक पानी भरा था, लेकिन जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए बच्चों को कंधों पर बैठाकर और लोगों को सहारा देकर बाढ़ के पानी से बचाया। इस दौरान एक छोटे बच्चे को एक जवान अपनी गोद में लेकर पानी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। तो
बारिश और बाढ़ से वहां जनजीवन बेहद प्रभावित। वहां पर निचले इलाके जो हैं वहां पानी भर चुका है, आधे आधे मकान जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश दमोह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो जवान हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के, वो बढ़ चढ़कर लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। नाव और बोट की सहायता से इलाके की छानबीन वो कर रहे हैं कि अगर कोई कहीं फंसा है तो उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी के निचले इलाकों में जमकर कहर बरपाया। हालात इतने खराब हो गए, 50 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हैं, कई घाट जल समाधि ले चुके हैं, सैकड़ों मंदिर में ऊपर चोटी तक पानी भरा है, करीब 4000 से ज्यादा घर खाली कराए जा चुके हैं। सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी बाढ़ वाले इलाके में मदद का इंतजार है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के उफनाने से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हैं और हजारों लोगों ने बाढ़ शिविरों में शरण ले रखी है। और ये जो नज़ारा है हम दिखा रहे हैं आपको, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये जो घर हैं वो लगभग 1 मंजिला पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। और यह इलाका छोटा बखाड़ा कहा जाता है। इसके साथ ही साथ सलोरी का इलाका जो है वो डूबा हुआ है इस तरफ। और यहाँ पर एनडीआरएफ के जरिए यहाँ से एनडीआरएफ की बोट जा रही है और वहाँ पर लोकल स्तर पर भी बोट लगाई गई है। एनडीआरएफ के जवान लगातार इस तरह से यहाँ पर जा रहे हैं और लोगों को राहत मुहैया करा रहे हैं। जो लोग अपने घरों में फंसे हैं उनको रेस्क्यू कर निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक एनडीआरएफ की टीमों ने 500 से ज़्यादा लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर रहते हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू किया है, उनको यहाँ पर निकाला है। और जिस तरह से यहाँ पर पूरा ये जल प्लावन दिख रहा है, साफ तौर पर देख रहे हैं। जो यहाँ पर कभी यहाँ पर ज़मीन हुआ करती थी, यहाँ पर चारागाह हुआ करता था, यहाँ लोग आते थे, यहाँ बच्चे खेलते थे, अब वहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। यहाँ सिर्फ सर एक नाव चल रही है। सरकार से ये गुजारिश है कि यहाँ और 2-3 नाव चलवाएं। लोग को आने जाने में दिक्कत हो रही है। पानी तो 3 दिन से 4 हो रहा है लगे हुए और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिली। अपना सामान वामान किसी तरीके लाद उद के अप्पे से जाया जा रहा है। परेशानी ये है सर कि जैसे आम जनजीवन बहुत प्रभावित है। हम लोग स्टूडेंट हैं तो कोचिंगों में अव्यवस्था हो गई है और आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पढ़ाई प्रभावित है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। उधर वाराणसी में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूब गए। इस बार के मानसून में ये तीसरा मौका है जब वाराणसी में गंगा का पानी आसपास बसे कई गांवों में घुस गया और दशाश्वमेध घाट पर बने कई मंदिर भी पानी में डूब गए, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं के साथ ही पुजारियों की भी मुसीबत बढ़ गई। यही नहीं, घाट पर श्रद्धालुओं की मदद के लिए बनाई गई जल पुलिस की पोस्ट भी पूरी तरह से पानी में डूब गई। बाढ़ के हालात देखते हुए प्रशासन ने नावों को चलाने पर भी रोक लगा दी, लेकिन ये परेशानी सिर्फ गंगा के घाटों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि गंगा में आए उफान की वजह से शहर के कई रिहायशी इलाके भी हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों को अपने घरों में रहने में दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि निचला इलाका कई बार डूबा हुआ नजर आ रहा है। गंगा जो है उसमें उफान है। लोगों की परेशानियां इस उफान के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये जो घाट हैं वो डूबे यहाँ नजर आ रहे हैं। नावों को रोक दिया गया है। ऐसे में जो लोग वहाँ सैलानी के तौर पर पहुंच रहे हैं उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि वो अब गंगा नदी में सैर नहीं कर सकते। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें वाराणसी की, जहां पर देखिए आप घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोगों का जनजीवन बेहद प्रभावित है इस पानी की वजह से। उधर बिहार के कई जिलों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग एक बार फिर दहशत में हैं। छपरा में भारी बारिश के बाद एक बार फिर गंगा उफान पर है और उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। बाढ़ के पानी ने किनारे बनी झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। झोपड़ियों में पानी घुसने की वजह से लोगों का राशन तक बर्बाद हो चुका है। डरे हुए लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की तैयारी में जुट गए। हर तरफ पानी भरने से लोगों के सामने खाने पीने और रहने का संकट पैदा हो गया। वहीं गोपालपुर में गंडक नदी उफान पर आ गई। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से इलाका खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की अपील की। जो छपरा की तस्वीरें हैं जहां पर लोग अपने बचे खुचे सामान के साथ पलायन के लिए मजबूर हैं। सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी प्रशासन की तरफ से की गई है क्योंकि अभी उफान है नदियों में और जिसके कारण जो निचले इलाके हैं वहाँ हालात अभी और ख़राब हो सकते हैं क्योंकि पानी का स्तर वहाँ बढ़ रहा है। लोगों के घरों तक पानी पहुँच चुका है। कई लोगों के तो फसल बर्बाद हो चुकी है, आशियाने उजड़ चुके हैं और इन सब के बीच लोग
गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने मकानों में छतों पर बैठकर प्रशासन की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि उन तक राहत की सामग्री पहुंचाई जा सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वक्त रहते उस इलाके को छोड़ दिया है। वहीं राजस्थान के कोटा में बाढ़ से हजारों एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हो गई। भारी बारिश की वजह से चंबल समेत कई नदियां उफान पर आने से नीचे बाढ़ के पानी में डूब गए और इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा, क्योंकि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बाढ़ के पानी से खेत लबालब भर गए और तालाब में तब्दील हो गए। पानी इतना था कि भैंस उसमें डुबकी लगाने लगी। कोटा के ज्यादातर इलाकों में किसान बाढ़ से हुई बर्बादी के बाद मुश्किल हालात में हैं, क्योंकि जो किसान हैं वो काफी मेहनत के बाद अपनी फसल को मेहनत के साथ बड़ा करते हैं, जिसके बाद अब स्थिति ऐसी है कि वहां पानी ही पानी भर गया है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ में जो फसल लगी है वो बर्बाद हो गई है। किसानों की मुसीबतें भी इसके साथ ही बढ़ गई हैं, क्योंकि कई जगहों पर किसानों ने लोन लेकर अपनी फसल लगाई, लेकिन उसके बाद ये पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, अब वो लोन कैसे चुकाएंगे, ये सारी समस्याएं किसानों के सामने गहराती जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राम मंदिर आस्था का मुद्दा है, कोई संबंध नहीं, जबकि मौलाना कासमी ने कहा कि ये जमीन का विवाद है। क्या आज सर आज हमारे सारे दर्शकों के सामने जी, क्या आप आज मौलाना साहब को, कासमी साहब को, क्या आप इनको ये कन्विंस कर सकते हैं कि इनका वहाँ पर कोई हक नहीं है? देखिए, कन्विंस करने का सवाल नहीं है, बात ये इनकार मानते नहीं है। ये बात इनकार नहीं कर सकते। इस्लामिक देशों में मस्जिद को एक नमाज पढ़ने का जगह मानते हैं, ठीक, और वहाँ सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए वो तोड़ते हैं, शिफ्ट करते हैं। हमारे देश में भी हुआ है। आई गॉट प्लेंटी ऑफ इंस्टेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। इनका जो जिद है वो इस बात से आती है कि आपने हमें अपमान किया कि इसको तोड़ दिया, तो हम झुक नहीं सकते। मैंने कहा जिन्होंने तोड़ा वो सब कोर्ट में उनकी सजा के लिए वो तो क्रिमिनल केस हो जाए, उधर चल रही है, हाँ चल रही है। तो मैं कहता हूँ कि आप मस्जिद बनाने चाहते हैं तो जहाँ मुसलमान कंसंट्रेशन में है वहाँ बना लीजिए, अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट में बना लीजिए। क्यों? देखिए ये बात तो स्वामी जी जो कह रहे हैं ठीक तो लग रही है मुझे। नहीं, स्वामी जी जो कह रहे हैं कि वो इनके बेस नहीं है, बेसलेस बात है। क्यों? पहली बात तो ये है, मैं चाह रहा हूँ, मैं वाकई चाहता हूँ कि आज हमारे सारे दर्शक इस बात को समझ ये कहना कि किसकी बात में तवज्जो, क्योंकि 18 अक्टूबर की बात है, कुछ समय में तो आ ही बिल्कुल जाएगा। बेसलेस है। जब आप ये कह रहे हो कि हिंदू का ये फेथ है, फेथ आपका जब माना जाएगा, यू हैव टू कम विद सॉलिड एविडेंस कि श्री राम उसी जगह पर पैदा हुए थे। फेथ की एविडेंस कैसे होगी? फेथ को, इसका मतलब ये हुआ, फेथ जो है, फेथ जब दो आपस में टकराया जाता है, अगर मेरा फेथ किसी की प्रॉपर्टी को छीन रहा है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एविडेंस लाना होंगे। आप श्री राम के नाम पर किसी की जमीन छीन रहे हो, किसी को मस्जिद छीन रहे हो, तो उसके लिए आपको एविडेंस लाना होंगे। मेरा फेथ ये कह रहा है कि डॉक्टर सुल्तान मरियम स्वामी जहाँ पे रहते, एक दो घर में मेरा फेथ है कि वहाँ पर फुला बुजुर्ग पैदा हुए थे, तो ये क्या होगा भाई? Never objected to any Hindu since times immemorial to come and pray here. We fully support that. But beyond that, as the Shabiats of the deity, to look after his interest every way, every attack on his land, we've resisted it. Whether there really is a case जहां पर आपको स्पष्ट एक बहुमत या आपको एक राय मिल जाएगी कि साहब ये जमीन इस व्यक्ति की थी या ये जमीन इस पक्ष की थी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो कुछ और ही बात है सर। नहीं, देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट सिर्फ सिविल सूट्स का था, यहाँ मैंने रिट पिटीशन लाई है। दैट इज द न्यू फैक्टर, दैट इज व्हाई उस डेट फिक्स हुआ था, नहीं तो डेट भी नहीं फिक्स हुआ। लेकिन अभी तक आपका आर्ग्यूमेंट अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी आया नहीं, मौका नहीं मिला। शुरू से कहा कि हम आखिर में आपको सुनेंगे। ठीक, राजीव धवन ने कहा पहले इनका सुन लो, तो मेरा पहले सुनते तो बाकी लोगों को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड इन हिज इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ इज डायरेक्टली अक्यूजिंग द मुस्लिम कम्युनिटी, ही सेइंग मुस्लिम जो पक्ष है वो दरअसल चाहता ही नहीं कि इस पूरे मसले का समाधान निकले। क्या आप ये कह रहे हैं सर कि दरअसल अब ये जमीन का विवाद नहीं है, ये जमीन का विवाद नहीं है, समाधान का इज द रॉन्ग वर्ड। मैं ये कहता हूँ मुसलमान जो है वो कहते हैं ये मस्जिद का टाइटल हमारे पास है और इसको एक भीड़ आई उसने तोड़ दी और इसीलिए न्याय के लिए हमें देना चाहिए। मैं कहता हूँ जिन्होंने तोड़ा है उनको ऊपर केस चलाओ, केस चल रही है। ठीक, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके पहले एक मंदिर थी और करोड़ों लोग समझते हैं कि वहाँ राम पैदा हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि जो सेंट्रल गुंबज है
वहाँ रामलाला पैदा हुए, अकॉर्डिंग टू फेथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा, सिर्फ ये कहा कि निर्मोही अखाड़ा को हम सीता रसोई दे देंगे, दैट मीन्स द अदर, एंड मुस्लिम समुदाय को तसल्ली के लिए हम कहते हैं कि तीसरा जो है वो मुस्लिम को देना चाहिए मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। ये तीसरा हिस्सा है जो ये इस बात में एक सबूत है, इस बात में एक सबूत है कि मुसलमानों का बाबरी मस्जिद का वहाँ हक है, इसलिए कि एक हिस्सा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारा माना है और दिया है। वो तो देखिए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, यही मैं चाह रहा था, इससे मैं आप सब लोगों को साथ में चाह रहा हूँ, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ स्टूडियो डिबेट एंड हैविंग एवरीवन टुगेदर। वन मोमेंट भाई, उनका उनकी जो फेथ है, ये मसला उस आस्था के ऊपर अब चलना चाहिए, जमीन के झगड़े पर नहीं चलना चाहिए। तो फिर ये बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर तो सब कोई मतलब नहीं रखता। देश में अगर आस्था पर फैसले होने लगे तो इस देश का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स। बट वो तो कह रहे हैं कि उनके पास 50 जजमेंट तो नहीं, देश के ये तो बहुत बड़े वकील हैं, ये जानते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली बहुत